सबसे पहले तो आप सभी को कल की एग्ज़ाम के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा, शांति से बैठिएगा, आराम से, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आराम से यदि आप पेपर देंगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। टेंशन लेने से एग्ज़ाम अच्छी नहीं होती है, तो आपको फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देनी है और एक अच्छे अंक प्राप्त करने हैं कल के एग्ज़ाम में। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से निकले तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का गया, और आप एनालिसिस करके भी आपके अंक हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको पर्यावरण पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे और गणित पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 3 in 1 वीडियो है आज का। टोटल 45 प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट की जो कल की एग्ज़ाम है उसी की देखते हुए, उसी को दृष्टि में लेकर ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको पर्यावरण पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमने पहला प्रश्न लिया है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा। तो राइट आंसर होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ प्रदान करना। ये पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होगा। तो बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, निम्न में से किन तकनीकों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इन चारों विकल्पों को आपको पढ़ लेना है और कूट में आंसर देना है कि इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा परियोजना कार्य और हस्तसिद्ध क्रियाकलाप। इन दोनों तकनीकों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रदूषण पर्यावरण की मुख्य चिंता का विषय है। प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को प्रदूषण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रदूषण के विषय को पढ़ाने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका, यहाँ पर आपको सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो राइट आंसर हमारा होगा विद्यार्थियों को प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जो अभी का जो समय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके नज़दीक होती जाएगी, आपके लिए जो समय रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर बता दिया जाएगा। यहाँ पर सोचने समझने की आवश्यकता अब चली गई है। आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा अपना पूरा स्कूल बैग लेकर जाना। ये किसी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्न तकनीकों या फिर विधियों में से क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग। शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन या फिर प्राथमिक उच्च स्तर, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कूट में आपको आंसर देना होता है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना, साथ में हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। ये दोनों ही प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है। तो इससे संबंधित हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के शिक्षक सैफी हुसैन बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। वह बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाते हैं। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा या नहीं। इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील का विकास नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए, रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आपको पर्यावरण अध्ययन में बताना है। तो राइट आंसर होगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना। बी वाला विकल्प हमारा सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण का जब नया सत्र शुरू होता है तभी क्षमा महावर पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने नोटबुक में यह नोट करें वे किन किन महीनों में कौन कौन सी फल सब्जी खाते हैं, वे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं आदि। इन क्रियाओं द्वारा वे बच्चों में कौन से कौशल का विकास करना चाह रही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न बड़ा है लेकिन सरल प्रश्न है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने है कि वो अवलोकन और रिपोर्ट तैयार करना चाहती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, हम यात्रा कैसे करते हैं, इस प्रकरण को पढ़ाने का उचित तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए उचित तरीका पूछा गया है, हम यात्रा कैसे करते हैं, इस प्रकरण को पढ़ाने का उचित तरीका आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को जानना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी को, यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार की होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिससे विद्यार्थियों को अपने आसपास को खोजने एवं समझने का मौका मिले, ऐसी पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के शिक्षक अनुराग जैन अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि सोचो और बताओ, अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो क्या होगा। इस प्रश्न में निहित उद्देश्य, यहाँ पर इस प्रश्न में आपको बताना है किस प्रकार का निहित उद्देश्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सोचने की कुशलता का विकास करना। इस प्रकार के जो प्रश्न है दोस्तों, यदि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सामने ही राइट आंसर होगा कि इसका आप यहाँ पर देखिए, यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं भी पता होगा तो 70 से 80% आप प्रश्न को पढ़कर और चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़कर लगा सकते हैं कि ये राइट आंसर हो सकता है। इस प्रकार की आप सोच सकते हैं, तब आप जब सोचेंगे तब आप इस प्रश्न को और चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नित्यचर्या एवं एक रस्ता में परिवर्तन लाने हेतु सोचिए और चर्चा कीजिए प्रकरण दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कविताएं एवं कहानियां सम्मिलित की गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, शालिनी जैन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका कोई भी पाठ पढ़ाने से पूर्व वहां बच्चों को पाठ का सारांश बताती है। वहां कौन से शिक्षण सूत्र का अनुपालन करती हैं। तो याद रखिएगा वहां कौन से शिक्षण सूत्र का अनुपालन करती है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा वो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण है उस सूत्र का अनुपालन करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का पर्यावरण पेडागोजी का सहयोगात्मक अध्ययन विधि से बच्चों में रिक्त स्थान का विकास होता है। किसका विकास होता है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सहयोगात्मक अध्ययन विधि से बच्चों में प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अभी हमने पर्यावरण पेडागोजी के बारे में जाना। अब आपको यहाँ पर 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के बारे में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इन प्रश्नों के आंसर को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न है, शिक्षण संबंधी कार्यों में अध्यापक को किस रूप में सोचना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी में वृद्धि एवं विकास के रूप में सोचना चाहिए अध्यापक को शिक्षण संबंधित कार्य में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता है प्रभावी शिक्षक, प्रभावी सहयोगी, प्रभावी छात्र या फिर प्रभावी कार्यक्रम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रभावी शिक्षक। याद रखिएगा विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए प्रभावी शिक्षक प्रेरित करता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको बताना है कि आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों को भाषा के विषय में परिचय करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए,
यदि सुनीता कहानी को कहाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यदि सुनीता कहानी को कहाड़ी लिखती है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, आप उसकी कापी पर कहानी शब्द लिखेंगे और सुनीता से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्द में क्या अंतर है और उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के अंग होते हैं, कितने होते हैं, 10, 20, 7 या फिर 2। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा संरचना में जो अपेक्षित भाषा के अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। परिवार के छोटा या बड़ा होने का प्रभाव किस पर पड़ता है। यहाँ पर देखिए ना, चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि परिवार के छोटा या बड़ा होने का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है परिवार के छोटा या बड़ा होने का। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा अध्ययन सर्वाधिक प्रभावी है। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण का इन चारों विकल्पों में से कौन सा अध्ययन सर्वाधिक प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा, पाठ्यक्रम के संदर्भ में आए हुए व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कमजोर विद्यार्थियों को शैक्षिक स्तर पर कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, कमजोर विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया है कि इनको शैक्षिक स्तर पर कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये उठाया जा सकता है अतिरिक्त समय देकर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, सुमन अक्सर घर में अधिक वार्ता नहीं करती लेकिन विद्यालय में वहाँ काफ़ी वार्ता करती है। यहाँ दर्शाता है कि यहाँ क्या दर्शाता है। तो यहाँ दर्शाता है कि सुमन के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो। जहाँ पर उसके विचारों को मान्यता मिलती है, बच्चा, बूढ़ा या फिर बड़ा, वहीं पर ज़्यादा अधिक उसके बारे में बताता है या फिर बोलता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एक शिक्षक के रूप में इस कार्यक्रम के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया। यहाँ पर देखिए, आपकी प्रतिक्रिया बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो राइट आंसर होगा, इन सभी क्रियाओं से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। ये आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, एक ग्रामीण अध्यापक किसी क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया है लेकिन उस क्षेत्र के बच्चे डरते हैं। आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है। यहाँ पर आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर आपको कमेंट से में देना है। यहाँ पर आंसर मैं नहीं बताऊँगा, काफ़ी सरल प्रश्न है। चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कमेंट से में इसका आंसर देना है, वहीं पर मैं आपको बताऊँगा कि आपका राइट आंसर है या नहीं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, नवीन नवीन शब्दों को सीखने के लिए आवश्यक है कि। यहाँ पर देखिए, नवीन नवीन शब्दों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहा जाए। ये तीनों ही नवीन नवीन शब्दों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अध्यापन करते समय यदि कोई विद्यार्थी आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कि अब अध्यापन करते समय यदि कोई विद्यार्थी आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। तो राइट आंसर होगा, आप अपनी त्रुटि को स्वीकार कर लेंगे, ना कि उसे डांटकर चुप करा देंगे, उसे दंड देंगे और ना ही छात्रों को कक्षा के बाहर मिलने के लिए कहेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी त्रुटि को स्वीकार कर लेंगे। राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, यदि अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। यदि आप एक अध्यापक हैं और यदि आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं और वो विद्यार्थी को समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस पाठ को पुनः पढ़ा सकते हैं ताकि विद्यार्थी को समझ में आ जाए दोबारा पढ़ाने से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, उस पाठ को पुनः पढ़ाना चाहिए। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार और विद्यालय के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार और विद्यालय के साथ साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो भाषा शिक्षण निभाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, यहाँ पर हमारा पर्यावरण पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी समाप्त हुई। अब यहाँ पर गणित पेडागोजी आपको मिलेगा, जिसमें 15 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इन 15 प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से सुनना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है गणित पेडागोजी का, प्राथमिक स्तर पर रेखागणित के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला भाग कौन सा है? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, रेखागणित के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो औपचारिक रेखागणित भी है और अनौपचारिक रेखागणित भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक अध्यापक को विद्यार्थी के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पर 500 प्रश्न की जो सीरीज चल रही है गणित पेडागोजी की, उसमें इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल के माध्यम से जो सीरीज चल रही है वो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पाठ्य संचालन के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन होता है, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, ये प्रश्नोत्तर द्वारा भी होता है, प्रतिक्रिया द्वारा भी होता है और प्रश्नोत्तरी द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सभी के द्वारा होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, डिसकैलकुलिया संबंधित है। यहाँ पर देखिए, जितने भी विकार है उससे संबंधित एक ट्रिक बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो जो डिसकैलकुलिया है दोस्तों, ये आंकिक अक्षमता से संबंधित। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो याद रखिएगा, ये बाल केंद्रित होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है, आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार होता है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गणित, यहाँ पर आपको बताना है कि इस कथन से किस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि गणित तार्किक विषय है। किस प्रकार का विषय है? गणित तार्किक विषय है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक पहले सूत्र बताता है, तत्पश्चात उदाहरणों द्वारा उनकी पुष्टि करता है, वह कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है आपने आगमन विधि भी पढ़ा होगा, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, क्योंकि जितनी भी विधियाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक आपने इन सभी विधियों को पढ़ लिया होगा। और यहाँ पर आपको प्रश्न भी आता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निगमन विधि। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। यहाँ पर सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा उत्सुकता और इच्छा शक्ति, प्रेरणा और बालक की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अधिगम में अभिप्रेरणा क्या करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिगम में जो अभिप्रेरणा है ये क्या करता है? तो याद रखिएगा, ये सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम में अभिप्रेरण लिखा हुआ है। अधिगम में जो अभिप्रेरण है ये सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए, मुख्य उद्देश्य आपको गणित शिक्षण का बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 4 विकल्पों को बदल दे, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद कर लेना है जितने भी मुख्य उद्देश्य होते हैं गणित शिक्षण के। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है किससे है? बुद्धि से, सृजनात्मकता से, विकास से या फिर रुचि से? यहाँ पर परिपक्वता के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, इसका संबंध रुचि से होगा। जो परिपक्वता का संबंध होगा वो रुचि से होगा।
सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, क्यों है कठिन? सामान्यतः गणित सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? अमूर्त होती है, इसलिए सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, आयतन की अवधारणा को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? गेंद, बॉक्स, पुस्तक या फिर धागे का टुकड़ा। तो यहाँ पर आयतन की अवधारणा को समझाने के लिए आप गेंद का भी उपयोग कर सकते हैं, बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं और पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धागे का टुकड़े का उपयोग नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा कौन सा यहाँ पर सही होगा? 4th वाला सही होगा। चलिए, विमला ने 6 बिल्लियाँ पाल रखी थी। उसने मनन को बताया कि 6 बिल्लियाँ का मतलब 24 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 24, क्योंकि एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? साधारणतः आप सभी को पता होगा 4 होगा। 6 × 4 करेंगे तो कितना होगा? 24 ही होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि उसका यहाँ कथन किस चिंतन का आधार है। तो याद रखिएगा इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बीजगणित चिंतन का आधार होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है अभ्यास शिक्षण से। यहाँ पर पूछा गया है कि अभ्यास शिक्षण से क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा इससे सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास किया जाता है या फिर होता है अभ्यास शिक्षण से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। तो यहीं पर पर्यावरण पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और गणित पेडागोजी के जो 45 प्रश्न लेकर आया था, 3 in 1 वीडियो जो लेकर आया था, वो यहीं पर समाप्त होता है आज का जो वीडियो है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।